बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी एवं उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के चाणक्य, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, एक बार अमित शाह जी भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा जी, निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आलोक रंजन जी, मेरे सामने बैठे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कैबिनेट के साथीगण, सभी इस कार्यक्रम में आए हमारे एडवोकेट्स एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी कर्मचारी, अधिकारी, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा आज हम नए कानून, आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर बेड़ी से मुक्त करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। चाहे सीमा पर संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत हो, भारत अपनी शर्तों पर बोलता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते। G20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका तक हर जगह विश्व को भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है। ये मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है। आज जो ऐतिहासिक कार्य हम देख रहे हैं उसके पीछे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अथक मेहनत और दूरदर्शिता है। माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद भारत ने भी कार्य संभव होते देखे हैं जो दशकों से असंभव माने जाते थे। माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी, जो 7 दशक पहले जो लंबित इस मुद्दे को हल किया है। नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में आपने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित कर देश के किसानों को, मजदूरों को सशक्तिकरण को नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। ये नए कानून आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे तथा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से न्याय प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये कानून भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर
बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने नए कानूनों का प्रावधान को रूप में लागू करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। हमने पुलिस विभाग, न्याय अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को नए कानून का व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 22 नए पुलिस थाने बनाए गए हैं। 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। 65 एंटी और रोमियो स्क्वाड, 3 महिला बटालियन, पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 काल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। ये सभी थानों के अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड कंप्यूटरित कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों, गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, अपराधियों पर कड़ा प्रहार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण का शुभारंभ आज माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के माध्यम से होने वाला है। हमने राजस्थान के इन्वेस्टमेंट में प्राप्त निवेशों में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इससे पूर्व 3 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे मार्च महीने में हो गई थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य के अंदर निवेश में राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, हमारी सरकार अभी तक 52,000 युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दे चुकी। 1,54,000 की प्रक्रिया प्रकाधीन है। 9,300 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जा रहा है। ये राज्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। ये भी हर्ष का विषय है कि 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों के दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी आज शुभारंभ हो रहे हैं, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान की सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, लगातार किसानों के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, मजदूर के हित के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में आपके सहयोग से हम विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वे राजस्थान में पधारे और इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित किया। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण विकसित राजस्थान, विकसित भारत का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भोजन लाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, माननीय मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, माननीय पुलिस महानिदेशक श्री राजीव शर्मा जी, उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि नए आपराधिक कानूनों से जुड़ी इस प्रदर्शनी नव विधान न्याय की नई पहचान के उद्घाटन समारोह से मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की गरिमा में उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और अधिक बढ़ाया है। मुझे इस प्रदर्शनी को देखने के उपरांत महसूस हुआ कि नए कानूनों से सभी स्तंभों यानी पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका, कारागार और फॉरेंसिक विभाग में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शन करने की भली भांति प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी से आमजन को नए कानूनों की उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी। 1 जुलाई 2024 से भारत में 160 वर्ष से अधिक चले आ रहे पुराने कानूनों को भारतीयकरण करते हुए भारत सरकार ने 3 ऐतिहासिक कानून लागू किए, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से जाना जाता है। संवैधानिक विधि निर्माताओं ने यह रेखांकित किया कि एक औपनिवेशिक संदर्भ में तैयार की गई व्यवस्था इस डिजिटल युग में अब अप्रासंगिक हो गई है, जहां इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों पर साक्ष्य विवाद, देरी और जांचों से पारदर्शिता की कमी अक्सर न्याय को निराश करती रही है। नए कानून इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रक्रियागत नियमों को पुनर्संरचित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विस्तृत प्रक्रियाएं सम्मिलित करते हैं और केस मैनेजमेंट टूल्स को प्रभावी रूप से लागू करते हैं। किसी भी कानून की वैधता सदा न्यायिक समीक्षा के अधीन रहती है। हमारे संविधान की भावना और उसकी अंतर्निहित सुंदरता यह अपेक्षा करती है कि विधायिका द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून को उसकी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहते हुए उचित सम्मान और मान्यता प्रदान की जाए। कानून केवल दंड का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का मजबूत आधार है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति हमें यह संदेश देती है कि न्याय प्रणाली भी उतनी ही गतिशील और आधुनिक होनी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उच्च न्यायालयों को उनके प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने नए विधिक ढांचे के अंतर्गत इन नियमों का निर्माण कर अपने संवैधानिक दायित्व का त्वरित, सम्यक एवं सफल निर्वहन किया है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित हुआ। इन 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के न केवल इन बदलावों को अपनाया है, बल्कि इन्हें और प्रभावी, सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए समय समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कंसल्टेशन के उपरांत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनसे इन कानूनों को सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले 1 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया गया। यह बदलाव न्यायिक व्यवस्था में एक नई स्पष्टता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया। इसके बाद 16 अगस्त 2024 को राज्य के गृह विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी सेवा एवं क्रियान्वयन नियम 2024 अधिसूचित किए। इस नियमों में अदालतों में नोटिस समन और आदेशों की सेवा अब डिजिटली और समयबद्ध तरीके से हो सकेगी। 10 सितंबर 2025 को 2 महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी हुई। पहली अधिसूचना राजस्थान ई साक्ष्य मैनेजमेंट रूल्स 2025 है, जिसके अंतर्गत अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित होगा। दूसरी अधिसूचना द्वारा कम्युनिटी सेवाओं के अवार्ड को दंड के रूप में प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे समाज सेवा को और सुधार के साथ जोड़ा जा सकेगा। 17 सितंबर 2025 को अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2020 में संशोधन किया गया, ताकि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सुनवाई सुचारू और सुलभ हो सके। इन नियमों को न्याय श्रुति नियमों के रूप में जाना जाएगा। इन सभी कदमों के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय ने न केवल कानून के क्रियान्वयन को तेज और पारदर्शी बनाया है, बल्कि न्याय और तकनीक में सामंजस्य स्थापित करके एक नए युग की शुरुआत की है। इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए राजस्थान राज्य न्यायिक अकेडमी द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके पश्चात न्यायिक अधिकारियों को 16 जिला कलेक्टरों में अलग अलग प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस सार्वभौमिक प्रशिक्षण की नींव से यह संभव हुआ कि न्यायाधीश और अभियोजक तुरंत नए वैधानिक आदेशों, समय सीमा, केस मैनेजमेंट टूल्स, ई फाइलिंग और मोड ऑफ हियरिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू एविडेंस को आत्मसात करके और इन नए कानूनों की अनभिज्ञता किसी भी रूप में किसी भी पक्ष के लिए बाधा न बन सके। इसके अलावा राजस्थान न्यायिक अकेडमी द्वारा भविष्य में भी इस दिशा में कई वर्कशॉप, सेमिनार और आयोजित करवाए जाने प्रस्तावित हैं, ताकि ये नए कानून जन जन तक पहुंच सके। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें त्वरित ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स एंड समन्स एंड देयर रिपोर्ट बाय आईटी सिस्टम को लागू किया है।
जिसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष 25 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह के अवसर पर जोधपुर में किया गया था। यह पहला CIS, CCTNS, ICJS और NSTEP को एकीकृत करने वाला देश का पहला मिशन मोड डिजिटल समाधान है। राज्य की इस पहल ने न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में राजस्थान न्याय को अग्रणी बनाया है। त्वरित के माध्यम से राज्य में ऑटो जनरेटेड द्विभाषी वारंट और समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जाते हैं, जिससे न्यायिक आदेशों की पालना में न केवल समय की बचत हुई है बल्कि मानवीय त्रुटियों में भी कमी आई है। पुराने युग में न्याय व्यवस्था ज्यादातर अक्यूज सेंट्रिक रही है। औपचारिक समता, कड़ा प्रमाणन और अभियुक्त की प्रक्रियागत सुरक्षा को प्राथमिकता, लेकिन पीड़ितों की सीमित विधिक मान्यता मिलती थी और बाधित प्रतिपूर्ति या भागीदारी के अवसर नहीं थे। पुराने ढर्रे में जहां डिले, डिग्रेडेशन, बैकलॉग और मैनुअल रिकॉर्ड त्रुटियां आम थी, नई व्यवस्था इन बाधाओं को कम करने, फॉरेंसिक विश्वसनीयता बढ़ाने और श्रृंखला सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। नए कानून इन असंतुलनों को सुधार करते हैं, जैसे कि अभियोजन वापसी से पहले पीड़ित को सुनवाई अनिवार्य करना, विक्टिम कंपेंसेशन और रेस्टोरेटिव विकल्पों की सजा में शामिल करना, गवाह या पीड़ितों को गोपनीयता सुरक्षा और सहायता का विस्तार भी इसमें शामिल है। साथ ही नए कानून अभियुक्तों को अधिकारों को समाप्त नहीं करते बल्कि संतुलन का पुनर्स्थापित करते हैं। फिर भी ये सुधार केवल तभी फलदायी एवं असरकारक होंगे जब आधारभूत फॉरेंसिक लैब्स, प्रशिक्षण परीक्षक, डिजिटल नेटवर्क पर्याप्त हो, क्योंकि सर्वोत्तम कानून भी उन स्थानों की कमी को पूरा नहीं कर सकते जहां संसाधन सीमित हो। राजस्थान में समुचित प्रशिक्षण दिया गया है और इस कारण ट्रांजिशन की प्रक्रिया राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक सुलभ और सुगम है। अब असली परीक्षा यह है कि संस्थागत क्षमता जैसे कि फॉरेंसिक लैब्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि कैसे खड़ी होती हैं, न्यायालय कितनी दृढ़ता और विश्वास से तकनीकी अनुपालन को लागू करते हैं, सतत निगरानी कैसे सुनिश्चित करते हैं और ये वैज्ञानिक आदर्श रोजमर्रा की न्याय प्रक्रिया में स्थायी रूप से प्रतिफलित हो सके। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सभी घटक एक ही दिशा में कार्य करें, जिससे कि न्याय की प्रक्रिया पीड़ितों और अभियुक्तों को के जीवन में वास्तविक न्याय के रूप में प्रकट हो सके। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में राज्य सरकार और न्यायपालिका संयुक्त रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिससे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर और अधिक चर्चा और विचार विमर्श किया जा सके, ताकि हम इन नए कानूनों को अधिक बेहतर रूप से लागू कर सके। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।